हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। आज हम फिरोज तुगलक की प्रशासनिक नीति के बारे में देखेंगे। इसमें 4 प्रमुख बिंदु हैं: राजस्व नीति, जागीरदारी प्रथा की स्थापना, सैनिक संगठन, दास प्रथा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रयोग किए थे और वो प्रयोग बुरी तरीके से असफल हो गए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं राज्य को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, तो राज्य की आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में काफी आंतरिक विद्रोह भी हुए थे, मंगोलों का आक्रमण हुआ था, दुर्भिक्ष भी पड़े थे और इसके अलावा उसके प्रयोगों की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने तो पहले उलेमा वर्ग को या अन्य वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उससे राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं हुई। अब इसके लिए आवश्यक था कि राजस्व नीति में और अन्य कई नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व नीति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया और कहीं न कहीं वो सौभाग्यशाली भी था कि उसके समय में मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुए और दुर्भिक्ष नहीं पड़े। और इतना ही नहीं, उसको योग्य अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त हुआ, जिससे आगे चलकर राज्य की समृद्धि में वृद्धि होती है, राज्य समृद्धिशाली बनता है पुनः। इसी क्रम में क्या क्या परिवर्तन करता है राजस्व नीति में? सबसे पहले वो जमा का निर्धारण करता है। पहले के शासकों के अंतर्गत जो जमा निर्धारण था, कहीं न कहीं वो आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि अपने एक योग्य और अनुभवी अधिकारी हिसामुद्दीन को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। हिसामुद्दीन ने कई प्रांतों का दौरा किया, तमाम रिकॉर्ड खंगाले। उनके आधार पर उसने राज्य की जमा को 6 करोड़ 75 लाख रुपए निर्धारित किया। इसके निर्धारण से कहीं न कहीं विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर ये जमा निर्धारित किए गए थे, तो इसका लाभ किसानों को भी प्राप्त हुआ। दूसरा है अबवाबों का हटाना। जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही गृह कर, चरी कर इत्यादि कई अबवाब लगा दिए गए थे और मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक ने भी भू राजस्व में 1/10 से 1/20 भाग तक की वृद्धि की बात की थी और इसे कहीं न कहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने इम्प्लीमेंट भी किया था, लागू किया था। तो ये सब जो अबवाब थे, कहीं न कहीं कृषकों के उत्पीड़न के साधन थे। फिरोज शाह तुगलक ने इन अबवाबों को हटा दिया और इससे अब ये निश्चित हो गया कि कितना उनको टैक्स देना है वो, और इसका लाभ जो है कृषकों को प्राप्त हुआ और कहीं न कहीं फिरोज तुगलक का यह कदम जन कल्याणकारी साबित हुआ। राजस्व नीति में ही अगला पॉइंट है भेंट उपहार प्रथा की समाप्ति। इस प्रथा में क्या था कि जब सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी तो उस समय और फिर वार्षिक यानी प्रतिवर्ष भी उनको कहीं न कहीं दरबार में कुछ धन भेजना होता था उपहार के रूप में। फिरोज तुगलक ने, अब इसमें क्या होता था कि इसमें जो विभिन्न अमीर हैं या सूबेदार हैं, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहती थी कि कौन कितना ज्यादा उपहार सुल्तान को दे सकेगा। अब इसका अंत में भार किस पे पड़ता था? कृषकों पर पड़ता था। तो इस प्रथा को उसने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि खत्म मतलब क्या किया, उसको दूसरे तरीके से कर दिया उसने कि जो इन सूबेदारों को अधिशेष लगाम देनी होती थी, उसमें ही जो ये वार्षिक या उपहार दिए रहते थे सुल्तान को, उसी में से उसको माइनस कर दिया जाता था या काट दिया जाता था।
तो एक प्रकार से देखा जाए तो भेंट उपहार प्रथा की समाप्ति हो गई और इसका अंत में भार कृषकों पर ही पड़ता था। तो इस प्रथा की वजह से कहीं ना कहीं कृषकों को ही लाभ हुआ कि जब उनको जो सुल्तान को दे रहे हैं उपहार, वो जो है उनको जो लगान देना है अमीरों को, सुल्तान को, उसी में से इस चीज को, उपहार को माइनस कर दिया जाता था, घटा दिया जाता था। फिर अगला पॉइंट, राजस्व संग्रह में सुधार। फिरोज शाह तुगलक राजस्व संग्रह में भी सुधार करता है। फिरोज शाह तुगलक ने ये कहा या आदेश दिया कि खिराज या जजिया जो फासिल है उसी के आधार पर लिया जाएगा, इसके अलावा जो है कोई अतिरिक्त नहीं लिया जाएगा, जो स्वीकृत कर हैं उन्हीं को लिया जाएगा और ना तो उसमें खिराज या जजिया में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। चुंगी कर को उसने फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया। इसका लाभ व्यापारियों को हुआ, इससे माल को एक राज्य से दूसरे राज्य तक सुदूर प्रांतों में भेजना संभव हुआ और इसका लाभ कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ साथ जो है जनता को, प्रजा को भी लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा राजस्व संग्रह करने वाले जो राजस्व अधिकारी थे, जैसे कि खूत मुकद्दम चौधरी थे, तो उनको कुछ जो परंपरागत अधिकार पहले प्राप्त थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में समाप्त कर दिया गया था। तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने फिर उनको परंपरागत अधिकारों को दे दिया, लेकिन ये था कि कठोरता से उसकी वसूली नहीं की जाएगी। वो जो उनको परंपरागत अधिकार प्राप्त थे कृषकों से, कठोरता से नहीं वसूली करेंगे। इसके अलावा जो बकाया कर रह जाता था उसकी वसूली के लिए कृषकों को यातना नहीं देना है, या फिर राजस्व अधिकारियों को भी कभी यातना दिया जाता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये राजस्व संग्रह में सुधार हो गया। अगला पॉइंट है जजिया का विस्तार। जैसा कि आप जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक कहीं ना कहीं उलेमा वर्ग के काफी प्रभाव में था और उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का सदैव प्रयास उसका रहता था। तो इसी के तहत इस्लाम में जो 4 स्वीकृत कर थे, खिराज, खुम्स, जजिया, जकात, इनको ही उसने लागू किया फिरोज शाह तुगलक ने। बाकी करों को उसने समाप्त कर दिया। खिराज क्या था? ये भूमि कर था। खुम्स क्या था कि जो जमीन में या युद्ध में जो धन जमीन से जैसे खुदाई में प्राप्त हो जाता था, धन, गड़े हुए धन, या युद्ध में जो धन प्राप्त होता था उसे खुम्स कहा जाता था, या खम्स भी कहीं कहीं मिलता है। इसमें राज्य का हिस्सा 1/5 भाग था और 4/5 भाग वो सैनिकों को दे दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ये लोग 4/5 भाग स्वयं ले लेते थे और 1/5 भाग ही सैनिकों को प्राप्त होता था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बदल दिया, जो राज्य का हक था 1/5 भाग वही लिया, बाकी शेष 4/5 भाग सैनिकों को दे दिया गया। फिर जजिया की बात करते हैं। जजिया हिंदुओं पर लगाया जाता था और ये उनका ऐसा मानना था, ये इसलिए लगाया जाता था कि हिंदू उनके संरक्षण में हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, इसलिए उनसे सुरक्षा के बदले में जजिया कर लिया जाएगा। अभी तक जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाता था, लेकिन उसमें ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। कहीं न कहीं ब्राह्मण को माफी थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया और यद्यपि दिल्ली में ब्राह्मणों ने काफी इसका विद्रोह भी मतलब विरोध किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में उसने इम्प्लीमेंट लागू कर ही दिया फिरोज शाह तुगलक ने। अगला पॉइंट देखेंगे, राजस्व वृद्धि के कार्य। फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व वृद्धि के लिए क्या कार्य किए उसको हम देखेंगे। राजस्व वृद्धि के लिए उसने 5 नहरों का निर्माण करवाया। इससे पहले आप देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने भी नहरों का निर्माण करवाया था। ये 5 नहरें कौन कौन सी हैं? पहली नहर है यमुना से निकलती है और हिसार तक जाती है, 250 मील इसकी लंबाई थी। फिर दूसरी नहर है सतलज से निकल के घग्गर तक जाती है। तीसरी नहर है मांडवी और सिरमौर से निकल के एक हांसी तक जाती है। फिर एक नहर घग्गर से निकलती है और 5वीं नहर यमुना से निकलकर नया शहर जो बसाया गया फिरोजाबाद, वहां तक जाती है।
फिरोज इससे क्या, फिरोज शाह तुगलक ने भू राजस्व में वृद्धि न करके उत्पादकता में वृद्धि की। स्वाभाविक है, जब सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी। तो भू राजस्व में उसने वृद्धि न करके उत्पादकता में वृद्धि की। इसका लाभ कहीं ना कहीं राज्य को हुआ और कृषकों को भी प्राप्त हुआ। अब इसके लिए उसने चूंकि नहरों का निर्माण करवाया, तो इसके लिए उसने हक सिर्फ करके एक सिंचाई कर है उसको लगाया। इसमें 1/10 भाग जो है उत्पादन का सिंचाई कर के रूप में दिया जाता था। जो लोग नहरों से सिंचाई करते थे उन्हें देना पड़ता था। राजस्व वृद्धि में कैसे ये मददगार साबित हुआ ये चीज कि इससे सिंचाई की वजह से कृषि विस्तार हुआ। कृषि का विस्तार होगा, जैसे पहले व्यापक कुछ लिमिटेड एरिया में ही खेती होती थी जहां सिंचाई की सुविधाएं थी, लेकिन जब सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ तो ज्यादा क्षेत्र में कृषि कार्य होने लगा। कृषि विस्तार से स्वाभाविक रूप से भू राजस्व में वृद्धि होगी। भू राजस्व में वृद्धि से राज्य की राजस्व में वृद्धि हुई कि नहीं हुई। फिर राजस्व वृद्धि में ही एक कार्य और उसने किया कि उसने दिल्ली के आसपास 1200 बाग लगवाए फलों के, और इन 1200 बागों से 1,80,000 टका की जो है वार्षिक आय होती थी। तो ये 3 तरीके आप देखिए राजस्व वृद्धि के, कैसे नहरों के निर्माण से भू राजस्व में तो वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उत्पादकता में वृद्धि होने से राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई। दूसरा है कि नहरों के निर्माण से जिन लोगों ने नहरों से सिंचाई की उनके लिए जो है सिंचाई कर लगा दिया 1/10 भाग, तो उससे भी राज्य की आय में वृद्धि हुई। फिर बाग लगवाए उसने, 1200 बाग लगवाए, उनसे उन फलों को बेचकर राज्य की जो है 1,80,000 टके की वार्षिक आय होती थी। लेकिन ये राजस्व नीति में कहीं ना कहीं कुछ दोष भी देखने को या कमियां देखने को मिलती हैं। वो क्या थी, इससे ठेकेदारों को जो है राजस्व संग्रह का कार्य दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं इससे जागीरदारी प्रथा की फिर से बढ़ावा मिला। ठेकेदारी किनको दिया जाता था, जो राज्य के अधिकारी थे उन्हीं को ठेके पर दिया जाता था राजस्व वसूली के लिए। जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसी को राजस्व वसूली का अधिकार दिया जाता था। अब जब ज्यादा जो बोली लगाएगा, राजस्व की वसूली करेगा, तो वो राजस्व वसूली का जब उसे अधिकार मिलेगा, ज्यादा पैसा सुल्तान को अगर दे रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं वो भरपाई वो किसानों का शोषण करके करेगा। तो इस ठेकेदारी प्रणाली से किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा। फिर इसी में राजस्व नीति में ही दूसरा दोष अगर आप देखेंगे तो जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा मिला इससे। जबकि इससे पहले देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक में जागीरदारी प्रथा यानी एकता प्रणाली जैसे कहते हैं उसको समाप्त कर दिया था, उसके विरोध में थे वो लोग, लेकिन इसने पुनः लागू कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। तो इससे कहीं ना कहीं कृषकों पर अत्याचार हुआ। तो ये राजस्व नीति हो गई, उसमें 2 कमियां थी। ये 2 कमियां ये हैं कि ठेकेदारी पर जो वसूली होने लगती है तो उसमें कहीं ना कहीं अंत में शोषण कृषकों पर हो रहा है। जागीरदारी प्रथा की वजह से भी कृषकों पर ही अंत में जो है अत्याचार होता है। फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक नीति में या सुधार में दूसरा पॉइंट है जागीरदारी प्रथा की पुनर्स्थापना। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपने देखा था कि ये जागीरदारी प्रथा खत्म हो गई थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने पुनः प्रारंभ किया। सैनिकों और नागरिकों को उसने जागीरें देना प्रारंभ कर दिया था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में देखते हैं हम सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। और इसका कारण क्या है जागीरदारी प्रथा की पुनर्स्थापना में, यह है कि अमीरों और उलेमा वर्ग को वह संतुष्ट करना चाहता था। और अमीरों को या उलेमा की भूमि से जो है भूमि से बहुत उनका लगाव था। इस वजह से फिर ये जागीरदारी प्रथा की पुनर्स्थापना होती है। और इतना ही नहीं, पूर्व में जो सुल्तान थे उन्होंने जो स्वीकृत कर रखा था जागीरों को, अभी दिया नहीं गया था, उनको भी जिनको दिया गया था हितग्राहियों को, उनके मालिक को
जागीरें दे दी जाती हैं। और ये जागीरों में एक चीज और था कि वंशानुगत कर दिया गया, ये नहीं कि किसी को जागीर दिया गया है तो उसी तक लिमिटेड है, अब उसके बाद उसका पुत्र होगा या जो उत्तराधिकारी होगा, इस क्रम में ये चीजें चलती रही जागीरें, तो यानी वंशानुगत कर दिया गया। और जागीरदारी प्रथा की पुनर्स्थापना में ही दूसरा जो कारण दिया जाता है कि मुद्रा प्रणाली को व्यापक रूप से स्थापित करने तथा नकद वेतन देने के लिए राज्य को अधिक कुशल तथा सतर्क होना आवश्यक था, जो कि फिरोज शाह तुगलक में इतनी योग्यता नहीं थी और वो उलेमाओं के प्रभाव में था। वो ये था कि जिस जैसे भी तैसे किसी तरीके से शासन चलता रहे, इसके लिए बहुत कोई योग्य शासक और शक्तिशाली शासक का होना आवश्यक था इस प्रणाली को लागू करने के लिए, जो कि फिरोज शाह तुगलक में नहीं था। इसलिए जागीरदारी प्रथा की पुनर्स्थापना करनी पड़ी। सुल्तान ने जो सिंध का अभियान किया था उसमें बहुत उसको हानि उठानी पड़ी थी। फिर वहां से जब आता है तो दिल्ली पहुंचता है तो उसने घोषणा की कि जो भी सैनिक अफसर युद्ध में मारे गए हैं उन सभी को जो है जागीरें दी जाएगी, उनके उत्तराधिकारियों को जागीरें दी जाएगी। इसी तरीके से गुजरात वाले अभियान में भी उसने जागीरों को, अधिकारियों को जो है दिया था, सैनिकों को। पदों को अब इससे क्या नुकसान हुआ? जागीरदारी प्रथा की पुनर्स्थापना से पदों को वंशानुगत बनाने से कहीं न कहीं सेना और प्रशासन जो है वो दुर्बल हो गई और वो कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना या तुगलक वंश के पतन का कारण बनता है। इसी में फिरोज तुगलक की प्रशासनिक नीति में ही तीसरा पॉइंट है सैनिक संगठन। सैनिक क्षेत्र में वो क्या क्या परिवर्तन करता है या कैसी नीति लागू करता है उसको हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नकद वेतन देना बंद कर दिया, जबकि आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी और मोहम्मद बिन तुगलक तक ये चीजें चलती रहीं। नकद वेतन को बंद करने से, पदों को वंशानुगत करने से कहीं न कहीं सैनिक कुशलता प्रभावित हो गई। फिरोज शाह तुगलक का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा था कि वह शांतिप्रिय व्यक्ति था। उसने कुछ एक जो सैनिक अभियान किए वह भी असफल हो गए। और ये तो आप जानते हैं कि जैसा शासक का व्यक्तित्व होगा, सोच होगी, स्वभाव होगा, उसका कहीं न कहीं सेना पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, अमीरों पर पड़ता है। तो जब शासक स्वयं शांतिप्रिय है तो उसका प्रभाव सैनिकों पर भी पड़ा। और इसके अलावा उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो लागू किया गया था होलिया और दाग प्रणाली, उसको भी बंद कर दिया। वृद्ध सैनिक जो थे उनको ये भी सुविधा दी गई कि अपने स्थान पर किसी स्थानापन्न को जो है सेना में भेज सकते थे, यानी किसी और को भेज सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सेना प्रभावित होगी। पता लगा कि वो अपने दास को भेज दिया, किसी और अयोग्य व्यक्ति को भेज दिए जो सैनिक प्रशिक्षण नहीं भी प्राप्त किया है, तो अंत में उसका नुकसान तो सेना को ही उठाना पड़ेगा। फिर सेना को सामंती आधार पर संगठित किया गया। सामंती आधार पर संगठित करने से क्या हुआ कि सेना, सुल्तान अब अमीरों पर निर्भर हो गया। सुल्तान के पास 80 से 90 हजार ही सेना रह गई, स्थायी सेना। अब कभी आवश्यकता पड़ती थी तो वो अपने अमीरों पर निर्भर रहता था। अमीरों के पास अपनी सेनाएं थीं और उनको भर्ती और नियंत्रण का अधिकार भी उन्हीं के पास था। तो इससे क्या होगा, सुल्तान कहीं ना कहीं कमजोर होगा। जब अमीर शक्तिशाली बनेंगे तो सुल्तान की शक्ति कमजोर पड़ेगी। तो ये जो है सैनिक संगठन हो गया। अगले पॉइंट में आएंगे फिरोज तुगलक की प्रशासनिक नीति में ही, तो दास प्रथा। इसने दास प्रथा को कहीं ना कहीं बहुत बढ़ावा दिया फिरोज तुगलक ने। यद्यपि दास प्रथा प्रारंभ से ही दिल्ली सल्तनत में चल रही थी। जैसा कि आपने देखा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन इत्यादि शासक दासी थे और उनको भी दास रखने का शौक था, या प्रथा वहां से चलती आ रही थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यह एक विशिष्ट दास प्रथा विशिष्ट बन गई। कैसे कि उसने बड़ी संख्या में दासों को रखा। जैसा कि शमसे सिराज अफीफ कहता है कि अमीरों को ऐसा कहा गया कि युद्ध जब हो तो युद्ध में बंदी के रूप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को दास बनाएं और उसमें से जो योग्य दास हों, श्रेष्ठ हों, उनको दिल्ली में दरबार में सेवा में भेजा जाए।
बड़े बड़े जागीरदारों को भी यह आदेश दिया गया। तो अब क्या हुआ कि इससे दासों को जो है वो उपहार के रूप में सुल्तान को देने लगे। इन दासों को क्या किया जाता था, सुल्तान के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाता था, योग्य, यहाँ तक कि कई कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाता है, यहाँ तक कि योग्य सरदारों को सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। और बड़ी संख्या में आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में बड़ी संख्या में दास थे उसके पास, जिनकी संख्या है 1,80,000 दास। तो ये आपके 4 मेजर पॉइंट हैं: राजस्व नीति, जागीरदारी प्रथा की पुनर्स्थापना, सैनिक संगठन, दास प्रथा, जिसमें प्रत्येक में कुछ कुछ पॉइंट हैं। जैसे राजस्व नीति में ही ज्यादा आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। राजस्व नीति में जमा का निर्धारण, अववाबों का हटाना, भेंट उपहार प्रथा की समाप्ति, राजस्व संग्रह में सुधार, जजिया का विस्तार, राजस्व वृद्धि के जो कार्य किए गए। और फिर कुछ इसके दोष बता देंगे। जागीरदारी प्रथा की पुनर्स्थापना में क्या क्या चीजें हैं उसको हमने अभी डिस्कस किया। सैनिक संगठन में काफी परिवर्तन करता है, जो चीजें पहले से लागू हैं उनको सब काफी बदल देता है। होलिया दाग ये प्रणाली बंद कर देता है। सैनिकों के जो वृद्ध सैनिक हैं उनको जो है अपने स्थान पर किसी और को भेजने का विकल्प दिया गया, सेना सामंती आधार पे। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में आप देखेंगे उसने स्थायी सेना कितने बड़े पैमाने पर रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में आते आते कहीं न कहीं वो 80 से 90 हजार सेना ही उसके पास रह गई फिरोज शाह तुगलक के। अमीरों के पास सेनाएं होने लगी और वो उसकी भर्ती करते थे, उनका नियंत्रण उनके पास, अमीरों के पास हुआ करता था। इससे कहीं न कहीं शासक कमजोर पड़ा। दास प्रथा पहले भी चली आ रही थी, लेकिन बाद में चलकर फिरोज शाह तुगलक में के शासन काल में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बड़ी संख्या में दासों को अमीरों से उपहार के रूप में लिया जाने लगा। यहाँ तक कि युद्ध होता था तो जागीरदारों को ये कहा जाता था अमीरों को कि बड़ी संख्या में लोगों को दास बनाएं, और इन दासों को जो योग्य होते थे उनको सुल्तान के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था। यहाँ तक कि सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में 1,80,000 दास रहते हैं। तो ये आपका फिरोज तुगलक की प्रशासनिक नीति या सुधार में इतने पॉइंट हैं। यदि आपका सवाल आता है, क्वेश्चन आता है फिरोज तुगलक की प्रशासनिक नीति क्या थी या उसके बारे में विस्तार से बताइए, तो इन पॉइंट की आपको चर्चा करनी है, इन्हीं को लिखना है विस्तार पूर्वक। जिन स्टूडेंट्स ने या दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।